हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और वीडियो में। आज हम लोग जीएस पार्ट 8 लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी सिलेक्टेड है और आने वाले आपके सभी एग्जाम्स, खास करके रेलवे एग्जाम, एसएससी, जेई, पुलिस एग्जाम और आर्मी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्त काल क्या हो जाएगा? ऑप्शन से कम हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अधिक हो जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले दोलन का आवर्त काल हम लोग जान लेते हैं। दोलन का आवर्त काल होता है T = 2π√L/g होता है। ठीक है, ये होता है किसी भी दोलन का आवर्त काल। अब देखिए यहाँ पे जो आवर्त काल है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है एल पे और जी पे। तो जी का मान तो यहाँ पे अपरिवर्तित रहेगा हमेशा। यहाँ पे लंबाई में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। जैसे लड़की यहाँ पे बैठी हुई है तो दोलन की जो लंबाई है वो इतनी है। अगर लड़की खड़ी हो जाती है तो मान लीजिए इसका हाइट यहाँ तक आ जाएगा, तो दोलन का जो प्रभावी लंबाई है वो थोड़ा कम हो जाएगा, वो घट जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं डायग्राम से। तो यहाँ पे अगर एल का मान मतलब लंबाई का मान कम हो जाएगा तो दोलन का आवर्त काल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उनके मुख से उत्पन्न होती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, अल्ट्रावायलेट तरंगे, ध्वनि तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे और इंफ्रारेड तरंगे। तो देखिए, चमगादड़ जब उड़ते हैं रात में, अंधेरे में कभी भी उड़ते हैं, तो इनके मुंह से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगे निकलती हैं। और वो सामने जो भी प्रतिरोध आता है, मतलब सामने जो भी वस्तु आती है, उस पर टकराकर रिफ्लेक्ट होकर वहाँ से मतलब परावर्तित होकर उनके कान में वापस जाती है। तो उनको सुन के उनको पता चल जाता है कि सामने कोई अवरोध है और वो फिर वहाँ से अपना मार्ग जो है वो बदल लेते हैं। ठीक है, तो उनके उनके मुख से उत्पन्न क्या होती है? अल्ट्रासोनिक तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं, वाष्पोत्सर्जन व श्वसन। ऑप्शन नंबर बी है श्वसन व पाचन। ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश संश्लेषण व श्वसन। ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो पत्तियों का जो दो मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषण, तो पहला होता है। ठीक है, और अगला दूसरा जो होता है वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, सेल्सियस माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? ऑप्शंस दिए हुए 30 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस और इनमें से कोई नहीं। तो 300 डिग्री केल्विन के बराबर यहाँ पे कौन सा होगा? 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 273 डिग्री केल्विन। ये थोड़ा याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे अगर 27 डिग्री इसमें और जोड़ दिया जाए तो ये 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा 300 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 300 केल्विन के बराबर होगा 27 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु खनिज है? ऑप्शन से बॉक्साइट, जिप्सम, मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिप्सम जो है ये एक अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है। ये चूना पत्थर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। ऑप्शन से प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का और स्टार्च का। तो देखिए, जो कैप्सूल्स दवाइयों में यूज़ होते हैं या विटामिन वगैरह में यूज़ करते हैं, उसका जो छिलका मतलब कवर जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो ये बना होता है प्रोटीन का। ठीक है, जो कि पेट के अंदर जाने के बाद वो प्रोटीन में बदल जाता है, गल जाता है, आराम से पच जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गैसों के विसरण का नियम का उपयोग होता है। ऑप्शन है समस्थानिकों को अलग करने में, गैसों के वाष्प घनत्व निर्धारण में। ऑप्शन नंबर सी है गैसों के मिश्रण को अलग करने में, या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, गैसों का जो विसरण नियम है ये उनके समस्थानिकों को अलग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निकट दृष्टि से सही की जा सकती है, डैश से सही की जा सकती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, किससे सही की जा सकती है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस या अवतल लेंस। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष जो है वो अवतल लेंस से दूर की जा सकती है। वहीं पे अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे निकट के लिए पूछा है तो अवतल लेंस मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन से जांघ की हड्डी, नाखून की हड्डी, कान की हड्डी
या हाथ की हड्डी। तो देखिए मानव शरीर की अगर सबसे लंबी हड्डी की बात की जाए तो वो होती है जांघ की हड्डी, और इसका नाम होता है फीमर। ठीक है, जांघ की हड्डी का नाम होता है फीमर, जो सबसे लंबी हड्डी होती है। और कान की अगर हड्डी की बात करें तो एक हड्डी होती है इसमें स्टेपिस नाम की, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे सबसे लंबी हड्डी की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर ए जांघ की हड्डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है। ऑप्शन से द्रव्यमान, ध्वनि, ऊर्जा या विभवांतर। तो देखिए जब ध्वनि तरंगे चलती है तो उनमें ऊर्जा होती है, ध्वनि तरंगों में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा ले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। ऑप्शन से सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेंडुला ऑब्लांगेटा या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मानव मस्तिष्क में जो बुद्धि का केंद्र होता है वो होता है सेरेब्रम। ठीक है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा रेड कलर का यहाँ पे दिख रहा है, ये एक्चुअल में सफ़ेद कलर का होता है, वाइट वाइट यहाँ पे ये हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं हम सेरेब्रम। ठीक है, और यही बुद्धि का केंद्र होता है, मतलब बुद्धि का जो निवास स्थान कह सकते हैं वो सेरेब्रम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख के डायग्राम समझ सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोहे का क्यूरी ताप होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं 450 डिग्री सेल्सियस, 575 डिग्री सेल्सियस, 635 डिग्री सेल्सियस या 780 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले तो हम लोग क्यूरी ताप को समझ लेते हैं। क्यूरी ताप होता क्या है? क्यूरी ताप वह ताप होता है जिस पर किसी भी धातु गर्म मतलब किसी धातु को जब गर्म किया जाता है तो एक निश्चित तापमान पर गर्म होने के बाद वो धातु अपनी चुंबकीय गुण खो देती है। ठीक है, या उसमें चुंबकत्व जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो वह तापमान जहाँ पे वो धातु अपना चुंबकीय गुण खत्म कर देती है या समाप्त हो जाती है, उस ताप को हम बोलते हैं क्यूरी ताप। तो लोहे के लिए ये तापमान केल्विन में हम लोगों ने पढ़ा था, तो केल्विन की अगर बात करें तो 1040 मतलब 1040 डिग्री केल्विन जो है वो होता है लोहे के लिए। अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो डिग्री सेल्सियस में निकालने के लिए इसमें से -273 डिग्री कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस करने के बाद लगभग 780 डिग्री सेल्सियस के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी 780 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है न्यूटन, जॉन हेडली, कॉपरनिकस या थॉमसन। तो देखिए सौर प्रणाली का आविष्कार तो किसी ने नहीं किया था, खोज किया था, और खोज किया था कॉपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ऑप्शन से लोहा, सिलिकॉन, कॉपर या सिरामिक। तो देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक तो वैसे सिल्वर होता है, चांदी होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है, पर यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं लोहा, सिलिकॉन, कॉपर और सिरामिक, तो इसमें चांदी है नहीं। तो इन सभी में अगर देखा जाए तो कॉपर सबसे ज़्यादा सुचालक हो पाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, गामा किरणें क्या होती है? ऑप्शन से बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले धनावेशित कण, ऑप्शन नंबर बी है बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले अनावेशित उच्च ऊर्जा युक्त किरण, या ऑप्शन नंबर सी है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें, या ऑप्शन नंबर डी रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित अनावेशित कण। तो देखिए गामा किरणें जो होती है वो होती है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण से कम दिखाई देती है? ऑप्शन से परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या व्यतिकरण। तो देखिए पानी से भरा तालाब हो या कोई पात्र हो, जब हम बाहर से उसको देखते हैं तो उसकी जो गहराई है, एक्चुअल जो गहराई है उससे थोड़ा कम प्रतीत होती है, मतलब लगता है कि उसका तल थोड़ा उठा हुआ है। ठीक है, इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, कितनी होगी? तो देखिए 92 यूरेनियम 238 की बात हो रही है यहाँ पे। यूरेनियम के कई समस्थानिक होते हैं, अलग अलग समस्थानिकों में अलग अलग न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे 92 यूरेनियम 238 की बात हो रही है। ऑप्शंस दिए हुए हैं 146, 234, 90 या 138, 146, 234, 90 और 138। तो देखिए इस यूरेनियम में 92 238 में
न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है 146 होती है और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो 92 होती है, 92 होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रक्त समूह की खोज करता है। ऑप्शन से लैंडस्टीनर, लिवाइन, वियनर या ल्यूएनहॉक। तो देखिए रक्त समूह के जो खोजकर्ता थे वो थे लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है। ऑप्शन दिया हुआ है जांघ की हड्डी, जबड़े में, भुजा में या गर्दन में। तो जो सबसे प्रबल या सबसे शक्तिशाली हड्डी की बात की जाए जो शरीर के अंदर होती है मानव शरीर के, वो होती है जबड़े की हड्डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। ऑप्शन है यूकेलिप्टस, सिकुआ, देवदार या पर्नांग। तो देखिए इस वक्त जो फिलहाल में सबसे लंबा अगर जीवित वृक्ष की बात की जाए तो वो है सिकुआ। ठीक है, सिकोइया इसको बोलते हैं वैसे, जो कि यूके में है, अमेरिका में है, और इसकी उम्र लगभग 600 से 700 वर्ष है। फिलहाल जो है 600 से 700 वर्ष पुराना है ये। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो वो 350 फीट से भी ज़्यादा ऊंची है। ठीक है, तो अभी सबसे लंबा जीवित वृक्ष अगर देखा जाए तो वो है सिकुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अच्छा, ये जो तीनों अवस्थाओं में पाए जाने की बात हो रही है वो एनटीपी पे हो रही है। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब ये प्रकृति के वातावरण में, मतलब उस पर कोई प्रेशर या उस पर दबाव या उसको ठंडा करके या गर्म करके ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति में मुक्त रूप से पाई जाने वाली ऐसी पदार्थ जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हो तो वो होती है H2O। पानी जो है वो प्रकृति में मुक्त रूप से तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते। मतलब ऊष्मा का संचरण तो होता है लेकिन अणु वहीं पे स्थित रहते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं चालन, संवहन, विकिरण या तीनों। तो देखिए संवहन जो है वो जल से जल में होता है, चालन होता है ठोस से ठोस में, और विकिरण होता है गैसों में। तो यहाँ पे अगर बात की जाए चालन की, तो ठोस के अणु अपने स्थान पे ही बने रहते हैं। मतलब अपने स्थान से वो हिलते नहीं हैं, वाइब्रेट होते हैं उसी स्थान पे और वो ऊष्मा का संचरण करते हैं। लेकिन संवहन में अणु जो है जल हो या कोई भी लिक्विड हो, कोई भी द्रव हो, उसके अणु गतिमान होते हैं और ऊष्मा का संचरण वो चल के करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाके करते हैं। विकिरण में भी सेम यही चीज़ होता है। तो एक चालन ऐसा प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा का संचरण तो होता है लेकिन अणुओं का जो है गतिशीलता नहीं होती, अणुओं में गतिशीलता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी, ए या ओ। तो देखिए ओ रुधिर वर्ग जो है या ओ ग्रुप का जो ब्लड है उसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है। ऑप्शन है 100 डिग्री से 250 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस या 500 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ये विकिरण तापमापी जो अभी खास करके कोविड-19 के टाइम पे इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा यूज़ में हुआ था, इसका जो तापमान का रेंज है मापने का वो है 0 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को ये माप सकता है। और ये विकिरण के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब इस पे से रेज, किरणें निकलती हैं और वो उस सतह पर से टकरा के वापस आती हैं और उसका तापमान जो है ये मेजर कर लेता है। तो इसकी क्षमता है 0 डिग्री से 500 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है। ऑप्शन है 435 वॉट, 305 वॉट, 746 वॉट और 976 वॉट। तो देखिए अश्व शक्ति या हॉर्स पावर की बात की जाए तो वॉट में अगर इसकी तुलना की जाए तो 746 वॉट के बराबर होता है। मतलब एक अश्व शक्ति 746 वॉट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है। ऑप्शन से बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन या फिनॉल। तो रबड़ उद्योग में जो सबसे ज़्यादा बहुलता से प्रयुक्त होता है वो होता है एनिलीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन से नाल और रस्का ने, रॉबर्ट कोच ने, ल्यूएनहॉक ने और सीपी स्वासन ने।
तो देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी काफ़ी सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए, खास करके ब्लड्स वगैरह की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की जांच करने के लिए किया जाता है। इसकी खोज की थी नाल और रस्का ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, रक्तहीनता की कमी का कारण है। ऑप्शन है पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन या सोडियम। तो देखिए रक्तहीनता का मतलब होता है ब्लड की कमी होना, बॉडी में खून की कमी होना, और इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है आयरन की कमी से। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि जिस किसी को भी ब्लड की कमी बताई जाती है उसको हरी साग सब्जियां ज़्यादा खाने की सलाह दी जाती है। इसका यही कारण है कि उसमें आयरन की प्रचुर मात्रा होती है, जिससे आयरन की मात्रा बढ़ती है तो ब्लड की मात्रा भी अपने आप बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, लेज़र बीम का उपयोग होता है। ऑप्शन से कैंसर चिकित्सा केंद्र में, हृदय की चिकित्सा केंद्र में, आँख की चिकित्सा केंद्र में या गुर्दे की चिकित्सा केंद्र में। तो देखिए लेज़र बीम की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो है वो, या ज़्यादातर जगहों पे आँख की चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। आँख में मोतियाबिंद लेंस के चेंज में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अभी के समय में और भी बॉडी पार्ट्स में लेज़र ऑपरेशंस होने लगे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में और बॉडी पार्ट्स दिया नहीं है ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा या विस्तृत रूप से अगर कहीं प्रयोग किया जाता है तो वो होता है आँख की चिकित्सा में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, वेल स्तनधारी है क्योंकि इसमें ऑप्शंस दिए हुए फेफड़े, 4 वेशमीय हृदय व कशेरुकी दंड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है दुग्ध ग्रंथियाँ या जरायुज होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है क्लोम या जरायुज होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है 4 वेशमीय हृदय व फेफड़े होते हैं। तो देखिए वेल को स्तनधारी मानने का जो कारण है उसका ये कारण है कि इसमें दुग्ध ग्रंथियाँ और जरायुज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है। ठीक है, ऑप्शन से CO या SO2 मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोकार्बन्स। ऑप्शन नंबर सी है शैवालीय बीजाणु या ऑप्शन नंबर डी है ओजोन। तो देखिए हाइड्रोकार्बन्स या ओजोन तो ये है ही, मतलब लेकिन बड़े लेवल पे अगर देखा जाए तो खास करके ये मुंबई और कोलकाता की बात नहीं है, बाकी जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे अगर वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो है वो गाड़ियों या कारखानों से निकलने वाली गैसें हैं। और गाड़ियों और कारखानों से जो गैसेस निकलती हैं उसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये 2 ही गैसें ज़्यादा होती है। ये सबसे घातक होती हैं, सबसे ज़्यादा प्रदूषक होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं 2, 3, 4 या 5। तो देखिए मेढक जो होता है उसके हृदय में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल मिला के 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, डायोड वह युक्ति है जो धारा को, ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। ऑप्शन बी है दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देती है। ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में प्रवाहित होने देती है, या ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए डायोड जो है जिसको हम ज़्यादातर लाइट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, LED, जो आज के डेट में घरों में बल्ब का एक मुख्य स्रोत बना हुआ है, या टीवीज़ मोबाइल्स में भी LED का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये ऐसी युक्ति है जो धारा को केवल एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, कंप्यूटर शब्द में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मतलब CD का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्रेस डिस्क, कंप्यूटराइज्ड डिस्क या कंप्रेस डेटा। तो देखिए CD का जो पूरा नाम होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, अनिर्थोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। ऑप्शन से पक्षी, स्तनधारी, चमगादड़ या मछली। तो देखिए अनिर्थोलॉजी एक ऐसी वैज्ञानिक शाखा है, विज्ञान की शाखा है जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, गर्म करने से विस्तारण केवल ठोस पदार्थों में होता है। ऑप्शन बी है पदार्थ का भार बढ़ा देता है, या पदार्थ का घनत्व घटा देता है, या ऑप्शन नंबर डी है सभी द्रव और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। तो यहाँ पे विस्तारण की अगर बात करें गर्म करने से, तो पदार्थ का घनत्व जो है वो कम हो जाता है। किसी भी पदार्थ को गर्म करने से उसके अणुओं में गतिज ऊर्जा आ जाती है, मतलब वो एक दूसरे से थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा पदार्थ का घनत्व जो है वो कम हो जाता है और वहीं पे आयतन उसकी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ऑप्शंस दिए हुए 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर या 17 मीटर। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि से थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लेते हैं। जैसे कोई हम साउंड क्रिएट करते हैं, साउंड कोई निकालते हैं, तो उसको रिफ्लेक्ट करा के और पूर्ण रूप से उस आवाज़ को सुन लेने के लिए एक निश्चित दूरी हमें चाहिए होती है। जैसे हमने कोई यहाँ पे साउंड क्रिएट किया और उसको परावर्तित करा के हम उसे फिर से वापस सुनना चाह रहे हैं, तो पूर्ण रूप से परावर्तन के लिए उसकी एक निश्चित दूरी जो तय की गई है वो होती है 17 मीटर। कम से कम 17 मीटर की दूरी होगी, तभी जो है स्पष्ट प्रतिध्वनि हमें सुनाई देने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका 17 मीटर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, पौधों में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन से कैम्बियम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा या बाह्य त्वचा के द्वारा। तो देखिए पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो जड़ों के द्वारा होता है। मतलब जड़ से जमीन से जड़ जो है जल को अवशोषित करता है और वो फिर पूरे पत्तियों तक पहुंचाता है तने से होते हुए। तो उसको पहुंचाने के लिए एक उत्तक उसमें होता है जिसका नाम होता है जाइलम। वो जाइलम उत्तक जल को जड़ से लेके पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? ऑप्शन से संचारण में विद्युत ऊर्जा को खर्च को कम करने के लिए, वोल्टेज के स्तर को स्थिर बनाए रखने के लिए, सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है विद्युत तार को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। तो देखिए विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जब धारा का प्रवाह काफ़ी तेज हो जाए तो जो उपकरण लगे होते हैं घर में वो जले ना, तो उससे पहले कि वो जो सर्किट होती है वो बंद हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, चेचक होने के कारण है। ऑप्शन से रूबियोला वायरस, वेरियोला वायरस, वेथ्रसोला वायरस और ऑप्शन नंबर 4 है मिक्सो वायरस। तो देखिए चेचक जो है अभी तो खैर होता नहीं है, बहुत पहले हुआ करता था। तो ये वेरियोला वायरस एक थी जिसकी वजह से होता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, वायु में ध्वनि की चाल है। ऑप्शन से 664 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 332 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 166 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन नंबर सी डी है 100 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ध्वनि की जो चाल है वायु में वो लगभग 330 से 332 मीटर पर सेकेंड होती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? ऑप्शन से इलेक्ट्रॉनों का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या नाभिक का। तो देखिए रेडियो सक्रियता जो है वो नाभिकों के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है। इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे हिमखंड मतलब बर्फ़ की बात हो रही है और बर्फ़ जैसे बहुत बड़ा अगर बर्फ़ का चट्टान है तो वो उसके ऊपर से ना पिघल के उसके निचले हिस्से से पिघलना चालू होता है। इसका कारण इसमें पूछना चाह रहा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, निचले तल का तापमान अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी है निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी है बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हम लोग पहले भी इसको देखा था, पढ़ा था एक बार कि बर्फ़ में दबाव बढ़ने पे उसका गलनांक जो है वो घट जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से जो बर्फ़ का पूरा वजन है, भार है, वो निचले हिस्से पे पूरी तरह से पड़ जाता है। तो निचले हिस्से से वो दाब बढ़ने के कारण उसका गलनांक कम हो जाता है और वो पिघलना चालू हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों साइंस जीके का ये पार्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में इसी तरह की। तब तक के लिए बाय।